हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार की। ये मौलिक अधिकार जो क्लास 11th में आपको सेकंड चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। दोस्तों, इसके लिए हमने इससे पहले इसके ऊपर 2 वीडियो आपको ऑलरेडी बना रखा हूँ, जो छोटे छोटे पार्ट में आपको समझाने का कोशिश किया। आज हम इसके तीसरे पार्ट की बात करने जा रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार होता है और उस मौलिक अधिकार में जो हमारे 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, जिसमें से समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है और साथ ही साथ दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन्हीं में से छठा जो मौलिक अधिकार है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उसी मौलिक अधिकार के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है, जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम आता है। और इसीलिए इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों संविधान की आत्मा और हृदय कहकर संबोधित किया था। आज दोस्तों हम इसी चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में। ये 5 रीट जो पूछा जाता है, ये 5 रीट आप याद करिएगा और यही 5 रीट से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद हम कुछ मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे और मौलिक नीति निर्देशक तत्व, सभी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इस प्रकार से ये आज का वीडियो कंप्लीट होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ये कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, अर्थात उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, ये दोनों ही लोग अपना अपना 5 प्रकार के 32 के तहत 5 प्रकार का रीट, इसमें भी 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 जो रीट होता है, इसको हम लोग पहले को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पुलिस किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, तो ये कोर्ट उसे आदेश देता है कि अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति को आपने बंदी यानी पकड़ लिया है, तो आप उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में हाजिर करिए, क्योंकि हो सकता है कि गलत संदेश के आधार पर भी उसे पकड़ लिया जाए। तो 24 घंटा से ज्यादा रख रहे हैं तो उस व्यक्ति के स्वयं की मौलिक अधिकार का हनन होगा, इसलिए उसको जांचने और देखने का हमें अवसर मिल जाना चाहिए। इसीलिए इसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अर्थात बंदी यानी जो मुजरिम है उसको प्रत्यक्ष करिए। इसके बाद दोस्तों होता है परमादेश, दूसरा एक रीट होता है परम आदेश, अर्थात अगर कोई गलती कोई कर्मचारी के तौर पे करता है, सरकारी कर्मचारी, तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देता है, तो उसी को परम आदेश कहते हैं, परमादेश। प्रतिषेध, किसी काम को रोक लगाने के लिए इसको जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, कोई काम आपके अधिकार के क्षेत्र में नहीं है, फिर भी वो आप काम कर रहे हैं, तो उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं। और फिर हमारा आता है उत्प्रेषण, अर्थात अधिकार क्षेत्र के बाद का ही प्रक्रिया होता है। ये कुल मिलाकर दोस्तों आपके कितने हो गए? ये 5 हमारे रीट जारी करते हैं। कौन जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम हॉल में क्लास 11th के लिए। इसके बाद दोस्तों आता है, अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करने का बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी क्लास मुकुंदपुर में चलती है। मुकुंदपुर में हम ऑनलाइन की क्लास तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, ऑफलाइन भी हमारी क्लासेज होती है। आप हमारी ऑफलाइन की क्लासेज भी डेमो ले सकते हैं अगर आप मुकुंदपुर से वीडियो देख रहे हैं तो। अगर आप मुकुंदपुर में ये जानना चाहते हैं कहाँ पर है, तो बड़ा शिव मंदिर है बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट अपोजिट साइड में, बड़ी सी बिल्डिंग, उस पर सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर हमारा ही है। वहीं पे हम क्लास देते हैं ऑफलाइन की क्लासेस। हम 11th और 12th दोनों ही आर्ट्स विषय को पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुकुंदपुर से वीडियो देख रहे हैं और ऑफलाइन की क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है कि इस लेख के माध्यम से किसी कारणवश बंदी बनाए गए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा कि जिस व्यक्ति अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है, आदेश देता है कि उस बंदी व्यक्ति को जिसको आपने बनाया है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करें, जिससे कि न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार विमर्श कर सके। ठीक है, उसके कारणों पर क्या करे, विचार विमर्श कर सके। सिंपल सा फॉर्मूला। अर्थात किसी व्यक्ति ने, कोई सरकारी कर्मचारी यानी पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो कोर्ट उसको आदेश देता है कि आप इस व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करिए ताकि हम ये जान पाएं कि आपने इस व्यक्ति को किस आधार पर क्या किया है, गिरफ्तार किया है। इसी को हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा आता है कि परमादेश। जैसा कि हमने पीछे बताया कि जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन या निर्वाह नहीं करता है, सरकारी आदमी है और सरकारी काम को अच्छे से नहीं करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस रीट के माध्यम से उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। नोट, यह लेख किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? यानी जब भी ये जारी होगा तो सरकारी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी होता है, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग ही ये चलता है, प्राइवेट के व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं। प्राइवेट पर यह अधिकार नहीं होता है। तो दो हमने पढ़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। इसके अलावा दोस्तों आता है हमारा क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी यह लेख सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी करते हुए, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने से नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। यानी कोई भी क्षेत्र जो होता है ना, हर आदमी के अधिकार में नहीं आता है। तो कोई जैसे मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई क्षेत्र है, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई क्षेत्र है तो उस पर सुनवाई करने का अधिकार तो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय उस पर कोई सुनवाई कर देती है, तब जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि आप इसको अपने यहाँ सुनवाई ना करें, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो, कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, यानी कोई काम है और उस काम को करने का उसके पास अधिकार नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति वो काम करने लगता है, तो न्यायालय इस रीट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार के तहत कार्य कर रहा है। जब तक न्यायालय को संतुष्ट जवाब नहीं मिल जाता, तब तक वह पद पर कार्य नहीं करता है और उस व्यक्ति को वहां से क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड की स्थिति में व्यक्ति सरकारी कर्मचारी अगर है तो उसके आधा वेतन तो मिलते रहेंगे, आधा वेतन नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो अपने आप को प्रूफ कर देगा कि नहीं मैं सही था, तो उसको बाकी के वेतन जोड़ करके मिल जाते हैं।
तो इसी आधार पे आपने बहुत एक पुलिस वाले या अन्य व्यक्ति को आपने सुना होगा कि उसको उसके कार्य से कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, अर्थात तो अपने पद पे रहते हुए अपने पद का जब दुरुपयोग करता है तो उस कंडीशन में अधिकार परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है उत्प्रेषण, यानी जब कोई निचली अदालत द्वारा या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के कोई कार्य किया जाता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। इसे ही हम उत्प्रेषण कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिल करके क्या करते हैं, 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और मौलिक अधिकार इसी से रक्षा होता है। ये आप पढ़िएगा इसको दोस्तों। यहाँ सीधा 5-6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है, आप इसका एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, तो 5 रीट के बारे में आप बताना कोशिश करिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, थोड़ा बहुत ही पूछा था, लेकिन फिर भी हमने कहा बता दूं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों की को घोषणा पत्र प्रजातंत्र को आधारशिला बनाया गया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध मूल अधिकार कितने हैं? हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में टोटल 10 मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। पहला वहां पर मौलिक अधिकार है नागरिक का अधिकार, दूसरा निजता का अधिकार, यह हमारे पास भी है, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार यानी आपको घर देने का अधिकार। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों को भी अधिकार दिया गया है। इस प्रकार साउथ अफ्रीका के संविधान में दक्षिणी अफ्रीका के संविधान जो कि 1996 में लागू हुआ था दिसंबर के महीने में, टोटल यहाँ पे 10 मौलिक अधिकार दिए गए। आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, एक यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा था और कितने मौलिक अधिकार थे, तो 10 अधिकार थे। अब आता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये मौलिक अधिकार के बाद राज्यों के द्वारा लागू किया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये जन कल्याणकारी कार्यों को करने में सक्षम होता है, जनता के हित के लिए काम करता है, राज्य के लिए एक सिविल कोड का भी काम करता है। कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र अथवा राज्य के नाम जारी ऐसे निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के लिए मौलिक है या जरूरी है। यह देश के प्रशासकों के लिए आचार संहिता प्रदान भी करता है, यानी एक कोड भी तैयार करता है जिससे कि लोग अपना शासन चलाएं। अब पूछाता है क्या कि इसका महत्व क्या है, तो इसकी रचना व्यापक जनहित लोक कल्याण के लिए किया गया है। इसकी अवहेलना संभव नहीं है, मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता। न्याय निर्णय द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। संविधान की व्याख्या करने में भी प्रस्तावना के समान इसका महत्व है। नीति निर्माण में सरकार के ये सहायक भी होता है, यानी कानून बनाने में सरकार की मदद भी करता है। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत होती थी। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरह ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाता है। यानी जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और इसे आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से
हमने ले करके अपने संविधान में रखा है। इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो भी इसके 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह जरूर किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक हो इन्हें लागू करने का प्रयास करे, धीरे धीरे लागू करे, और लागू कर भी रहा है। जो भी होता है वो धीरे धीरे सरकार इसे लागू कर रही है। आज बहुत सारा नीति निर्देशक तत्व लागू हो चुका है, जैसे राइट टू जॉब हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो, ठीक है, मिड डे भोजन योजना की बात हो, कई सारी चीजें आज सरकार लागू कर चुकी है और धीरे धीरे बाकी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की 3 सूचियों में बांटा गया इसको, यानी 36 से लेकर के 51 तक जो आर्टिकल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा हमें अधिकार दिया गया है, और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, वो चीजें हम किसमें किए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने दे रखा है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या समानता है, क्या अंतर है, और एक पार्ट और इसका बचता है ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे हम, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।